2007 में जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लगातार तीसरी बार सांसद बन चुके थे, तभी संसद के अंदर एक ऐसा माहौल बना कि लोग बार बार बोल उठे। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। अचानक हालात ऐसे करवट लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ को 11 दिनों के लिए हिरासत में रखा जाता है। आरोप, एक उत्तेजक भाषण देने का। योगी ने उसी वक्त साफ कहा था, एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग योगी आदित्यनाथ का कहना था कि उस दौर में सरकार का कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी काबू नहीं था। पूरे प्रदेश में माफिया ऐसे घूमते थे जैसे कानून कोई चीज ही ना हो। अपराधी दिन दहाड़े वारदात कर जाते और पुलिस की ताकत बस कागजों में सिमट कर रह जाती। कोई शिकायत दर्ज भी हो जाए तो वो एफआईआर फाइलों में धूल खाती रहती, और अगर कोई ईमानदार पुलिस वाला कुछ करने की कोशिश करता तो उसी पर आफत टूट पड़ती। वो वाकई एक अलग दौर था, और आज का उत्तर प्रदेश उससे बिल्कुल उलट दिखता है। फिर एक वक्त आया जब योगी आदित्यनाथ ने साफ लहजे में कहा, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इसके बाद कई बड़े नाम गिरने शुरू हुए। विकास दुबे एक मुठभेड़ में मारा गया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ उसी वक्त गोलीबारी में ढेर कर दिए गए जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। और फिर पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा असद भी झांसी में एक एनकाउंटर में मारा गया। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसती चली गई। सोचिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जो अगर एक अलग देश होता तो दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनता। लेकिन 2017 से पहले यूपी की हालत ऐसी थी कि लोग मजाक में कहते थे, जहां सड़कें टूटनी शुरू हो जाएं, समझ लो कि यूपी की सीमा आ गई। गाजियाबाद से लेकर मिर्जापुर तक सड़कों की हालत ऐसी कि लगता था गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। आजादी के 70 साल बाद जाकर यूपी को अपना पहला एक्सप्रेसवे मिला। कनेक्टिविटी इतनी कमजोर कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने में घंटों नहीं, कभी कभी आधा दिन लग जाता था। और आर्थिक विकास भी 8वीं से 10वीं रैंक के बीच भटकता रहता। इतने बड़े राज्य के लिए यह बेहद कम था। 2017 से पहले यूपी की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? गुंडा राज। लेकिन वक्त बदलता है और कहानियां भी। आज की कहानी उसी सफर की है जहां उत्तर प्रदेश ने अंधेरों से निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाई। यूपी का मेरठ एक वक्त देश का क्राइम कैपिटल समझा जाता था। यहां का माफिया सिस्टम कोई 2-4 गुंडों का गैंग नहीं था। यह तो पूरी तरह कॉर्पोरेट की तरह चलता था। हर जिले में अपना पूरा नेटवर्क, अपनी टीम, अपना बॉस, अपने हेड और अलग अलग अपराधों के अलग विभाग। जैसे किसी कंपनी में फाइनेंस, एचआर और ऑपरेशंस होते हैं, उसी तरह यूपी में लैंड माफिया, चीटिंग माफिया, किडनैपिंग माफिया, व्हीकल थेफ्ट माफिया, सबके अपने अपने रूटीन, अपने रेट और अपने लोग मौजूद थे। अगर कोई बड़ा गुंडा कहता, मेरी टीम तैयार है, मैं मेन बॉस हूं और तुम सब मेरे अधीन काम करोगे, तुम ये संभालो, तुम वो संभालो, सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा। मेरठ का सोतीगंज तो ऐसा इलाका माना जाता था कि देश के किसी भी कोने से गाड़ी चोरी हो, कटने के लिए सबसे पहले यहीं लाई जाती थी। चोरों का पूरा सिस्टम इतना तेज था कि गाड़ी सिर्फ आधे घंटे में ऐसी हालत में बदल दी जाती कि मालिक क्या, पुलिस भी पहचान नहीं पाती। इस गेम में वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी। और सिर्फ माफिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश एक और चीज के लिए कुख्यात रहा, दंगे। हिंदू और मुस्लिम आबादी का घनत्व इतना ज्यादा था कि छोटी सी चिंगारी भी बड़े कम्युनल वायलेंस में बदल जाती। मेरठ में ही 2 बड़े दंगे हुए, एक 1987 में और दूसरा 2014 में। दोनों ने शहर को हिलाकर रख दिया। शिक्षा खराब, हेल्थ केयर बदहाल, सड़कें टूटी हुई, कनेक्टिविटी मजाक जैसी, ऊपर से करप्शन और गुंडों का राज। इसी वजह से उत्तर प्रदेश को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता था। बड़ी कंपनियां यहां आने से कतराती थीं। यहां का युवा दूसरे राज्यों में भागकर नौकरी ढूंढता था। दशकों तक यही हाल रहा और प्रदेश अंदर से खाली, टूट चुका था। मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश जैसे बड़े अनुभवी नेता भी वो बदलाव नहीं ला पाए जो योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 6-7 सालों में कर दिया। आज उत्तर प्रदेश
भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जो राज्य कभी बीमारू कहलाता था, 2023 में उसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट घोषित किया गया। और पिछले कई सालों में यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। बड़ी कंपनियां अब यूपी में निवेश के लिए लाइन लगा रही हैं। जहां 70 साल में एक एक्सप्रेसवे बन पाया था, आज यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाने लगा है। और इसी मार्च में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए। यह वही योगी हैं जिनके बारे में 2017 में देश यह मानता था कि वे बस एक आक्रामक भाषण देने वाले कट्टर हिंदू नेता हैं। लेकिन कहानी ने अचानक मोड़ लिया। योगी आदित्यनाथ, जो एक सन्यासी हैं, एक मंक, वे कैसे इतने प्रभावशाली, निर्णायक और मजबूत राजनीतिक नेता बन गए? यूपी इतने बरस पीछे क्यों रहा? माफिया राज इतना बड़ा कैसे बना? और सबसे जरूरी, क्या योगी की अपनी आस्था और अपने धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास यूपी के विकास की नींव बन गया? ये सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। बहुत रोचक सफर है, योगी का भी, उत्तर प्रदेश का भी और पूरे भारत का भी एक हद तक। 1980 और 90 का दौर, यही वो वक्त था जब अपराधियों को राजनीति का कवच मिलने लगा। पहले आजादी के बाद कांग्रेस का दबदबा पूरे देश पर था, लेकिन समय बदला और जैसे जैसे एएसपी, बीएसपी और बीजेपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती गईं, राजनीति की दिशा भी बदलने लगी। इन पार्टियों को छोटे शहरों और कस्बों दो में पकड़ बनाने के लिए ऐसे चेहरों की जरूरत थी जिनका वहां जमकर प्रभाव हो, और ये प्रभावशाली चेहरे निकल कर आते थे। गैंगस्टर, अपराधी और लोकल बाहुबली। उदाहरण के तौर पर अतीक अहमद, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे यूपी की अंधेरी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। बेहद साधारण और गरीब परिवार से निकला यह लड़का शुरुआत में 1969 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उस पर पहला हत्या का मामला दर्ज हुआ। फिर वह चांद बाबा नाम के कुख्यात गैंग से जुड़ गया और जैसे ही 1990 में उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी शौकत इलाही का एनकाउंटर हुआ, अतीक रातों रात पूर्वांचल का सबसे ताकतवर गुंडा बन गया। उसका नाम फिर जुड़ गया किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और मर्डर की लंबी फहरिस्त में। अतीक अहमद के खिलाफ कुल मिलाकर 160 से ज्यादा केस दर्ज थे। 1979 में वह इलाहाबाद से विधायक बना। 91 में भी जीता, 93 में भी जीता और फिर 96 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। बात यही नहीं रुकी। 2012 में उसने पूरा चुनाव जेल के अंदर रहते हुए लड़ा। इतना आतंक था कि जब वह जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा तो 10 जज उसके केस को सुनने से पीछे हट गए। अतीक अकेला नहीं था। मुख्तार अंसारी, 5 बार विधायक, जिनका नाम भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जोड़ा गया। विजय मिश्रा, किडनैपिंग और मर्डर के लिए कुख्यात। कुंतो सिंह, पूर्वांचल में जमीन कब्जाने और गुंडागर्दी का बड़ा चेहरा। इन बाहुबलियों की पकड़ इतनी ज्यादा थी कि फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल गैंगस्टर एक्टिविटीज का गढ़ बन चुका था। एक्सटॉर्शन, जमीनों पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, अवैध खनन, इसी की नींव पर साम्राज्य खड़ा था। और राजनीति, वह इन लोगों को शेल्टर देती थी। पार्टी को मिलता था वोट और इन माफियाओं को मिलता था कानूनी सुरक्षा का कवच। इसी खतरनाक साझेदारी, राजनीति और अपराध के इस गठजोड़ ने सबसे बुरा नुकसान पहुंचाया उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को। 2000 से 2012 तक क्राइम रेट लगातार ऊपर चढ़ रहा था। हर 1 लाख आबादी पर 96.4 अपराध और 2012 से 2017 तक यह बढ़कर 139.7 हो गया। हालत यह थी कि जिन अपराधियों के पास पावर, पैसे और सोर्सेस होते थे, वे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही बेल पर बाहर घूमते मिल जाते थे। और यह पूरी कहानी बताती है कि कैसे यूपी एक ऐसा प्रदेश बन गया था जहां अपराध और राजनीति का मेल खुलकर फल फूल रहा था और जनता सिर्फ डर और अराजकता में जीने को मजबूर थी। कई बार यूपी में हालात इतने बुरे थे कि अपराधियों पर कार्रवाई करना तो दूर, बस औपचारिक सी एफआईआर दर्ज कर दी जाती और मामला रफा दफा। उत्तर प्रदेश को करीब 3 लाख पुलिसकर्मियों की फोर्स मिलती थी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि आधे से भी कम लोग जमीन पर ड्यूटी कर पाते थे। वजह, सरकारें भर्तियों को जाति के हिसाब से बांटती थीं। मुलायम सिंह यादव के द्वार में यादव समुदाय को तवज्जो मिलती थी। मायावती के आने पर वही भर्तियां रद्द हो जाती। फिर मायावती अपने समुदाय और धर्म के लोगों को नियुक्त करती और उनके जाने पर अखिलेश,
उन्हीं भर्तियों को पलट देते। यह सिलसिला चलता ही रहा। राजनीति अपने हिसाब से भर्तियां करती रही और यूपी का पुलिस तंत्र कमजोर होता गया। इसी अव्यवस्था का नतीजा था कि राज्य लगातार असुरक्षित होता चला गया। कम्युनल तनाव, दंगे, ये सब यूपी की पहचान बन चुके थे। मुजफ्फरनगर का 2014 वाला दंगा आज भी यूपी के सबसे भयावह दंगों में गिना जाता है। कानून व्यवस्था ही नहीं, भ्रष्टाचार भी चरम पर था। 2012 से 2017 के बीच सपा सरकार के समय 7 जिलों में अवैध बालू खनन हुआ, जिसकी जांच तक सीबीआई पहुंच गई और अखिलेश यादव से पूछताछ भी हुई। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का घोटाला, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ, ब्यूरोक्रेट से लेकर नेताओं तक कई नाम सामने आए। एनएचआरसी के मुताबिक 2000 से 2017 के बीच देश भर में 1782 फर्जी मुठभेड़ के मामले दर्ज हुए और इनमें लगभग 45% केस अकेले यूपी से थे। फूड ग्रेन स्कैम तो और भी चौंकाने वाला था। गरीबों के राशन का अनाज खुले बाजार में बेच दिया गया और करोड़ों रुपए का खेल हुआ। इसमें व्यापारी, नेता, अधिकारी कौन शामिल नहीं था? ऐसे माहौल में विकास कैसे होता, जहां महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में आईटी हब, सिनेमा इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनियां बूम कर रही थीं। वहीं उत्तर प्रदेश को खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी सड़कें, गुंडाराज, अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम और नेटवर्क की कमी ने बिल्कुल पीछे धकेल दिया। नतीजा यह हुआ कि विदेशी निवेशक तो छोड़िए, देश के बिजनेसमैन भी यूपी में पैसा लगाने से डरते थे। बिजनेस ना होने के कारण लेबर प्रोडक्टिविटी 50% तक गिर गई और यूपी के लाखों मजदूर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते रहे, जहां बाकी राज्यों में उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी। उत्तर प्रदेश उस रफ्तार से आधी दूरी भी तय नहीं कर पाया, क्योंकि किसी भी व्यवसाय को पनपने के लिए चाहिए होता है ठोस रोड नेटवर्क, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा। और 2017 तक यूपी में सिर्फ 400 किलोमीटर एक्सप्रेसवे था। दिल्ली मेरठ का सफर जो आज 1 घंटे में हो जाता है, तब 4 से 5 घंटे ले लेता था। शिक्षा की हालत भी लचर थी। चीटिंग और पेपर लीक तो यहां नॉर्मल चीजें मानी जाती थी। खुद अखिलेश यादव ने एक रैली में मजाक में कहा था, अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। सरकारी स्कूलों में टीचर तक बेसिक नॉलेज में कमजोर होते थे और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सोच से भी खराब। साल 1947 से 2016 तक पूरा उत्तर प्रदेश सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज पा सका। पुलिस भर्ती के पेपर, टीचर भर्ती, क्लर्क भर्ती, हर परीक्षा के पेपर लीक होना आम था। पुलिसकर्मी इन्हें भगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इन लोगों पर इसका असर कहां है? ये इतने मजबूत हैं कि अगर कोई नकल रोकने की कोशिश भी करता है तो ये लोग उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं और जान से मारने की धमकी भी दे देते हैं। बिजली की स्थिति इतनी दयनीय थी कि गर्मियों में अगर किसी दिन बिजली मिल जाए तो लोग उसे ईश्वरीय कृपा समझ लेते थे। देश के 150 शहरों की बिजली समीक्षा में 48 शहर अकेले यूपी के निकले, जहां लाइन लॉस सबसे अधिक था। 1947 से 2017 तक पूरा यूपी सिर्फ 2 एयरपोर्ट पर टिका रहा। पश्चिमी यूपी तो दिल्ली के नजदीक होने से कुछ बिक गया, पर बाकी का प्रदेश विकास की दौड़ में बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के साथ गिना जाने लगा। सच तो यह है, दशकों तक यूपी और बिहार दोनों भारत के सबसे पिछड़े प्रदेशों की सूची में रहते थे। लेकिन फिर आया साल 2017। जनता ने कुछ अलग सोचकर वोट किया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में पहला कदम 1998 में रखा था, जब वे लोकसभा के लिए चुने गए। किसी ने नहीं सोचा था कि शांत स्वभाव का एक सन्यासी, गेरुआ वस्त्रों में दिखने वाला एक साधु, एक दिन ऐसे नेता की तरह उभरेगा जिसके बारे में कहा जाने लगे, यह आदमी माफिया राज को जड़ से उखाड़ देगा। और वहीं से यूपी की कहानी बदलनी शुरू होती है। साल 2017 की बात है। यूपी चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद पार्टी के सामने सबसे मुश्किल सवाल यही था, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि चुनाव लड़ते वक्त किसी भी चेहरे को
सीएम कैंडिडेट के रूप में सामने नहीं रखा गया था। मीडिया अपनी अपनी लिस्ट में नए नए नाम उछाल रही थी। राजनाथ सिंह, उमा भारती, मनोज सिन्हा, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, वरुण गांधी, सतीश महाना, सुरेश खन्ना। और इन्हीं बड़े चेहरों की भीड़ में एक नाम था, योगी आदित्यनाथ। लेकिन खुद योगी को भी इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि इन दिग्गजों के बीच उनका नाम आगे निकल जाएगा। किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, शाम को पता चला कि आप स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली गए और दूसरे दिन आपका नाम घोषित कर दिया। उस दिन क्या हुआ? ये चयन कैसे हुआ? कौन आपसे मिला? क्या मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है जी। मैं उस लाइन में कहीं था भी नहीं। लेकिन उन्हें चुना क्यों गया? क्यों बार बार गोरखपुर की जनता उन्हें सांसद बनाती रही? और कैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एक बेहद पिछड़े प्रदेश को विकास की राह पर ले गए? इन सब बातों को समझने के लिए हमें लौटना होगा उनके बचपन की तरफ। योगी आदित्यनाथ का जन्म 1972 में उत्तराखंड में एक बेहद सरल परिवार में हुआ। जन्म के समय उनका नाम था अजय सिंह बिष्ट। 7 बच्चों में वह 5वें नंबर पर थे। अपनी बहनों से उन्हें बेहद लगाव था और अक्षर ज्ञान भी उन्हें उन्हीं बहनों ने दिया था। उनकी एक बहन शशि सिंह, जिनकी आज भी एक छोटी सी चाय की दुकान है, कहती हैं, अजय पढ़ने में तेज थे और थोड़े अलग तरह के भी। अजय के पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। 38 साल की सेवा और एक भी दाग नहीं, न रिश्वत न अनुचित संपत्ति। इसी ईमानदारी ने बच्चों पर भी गहरा असर छोड़ा। अजय की बोलने की क्षमता बचपन से ही कमाल की थी। टीचर्स बताते हैं, क्लास में कोई भी विषय हो, अजय जब बोलते थे। अजय ने कोटद्वार के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा, सेक्रेटरी के पद पर। और दिलचस्प बात, वह चुनाव हार गए। उनके खिलाफ अरुण तिवारी जीते, जो बाद में समाजवादी पार्टी से जुड़े। यह पहला और आखिरी चुनाव था जिसमें अजय हारे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज और ऋषिकेश में MSc मैथ्स में प्रवेश लिया। लेकिन पढ़ाई के बीच ही उनका मन गोरखपुर की ओर खींचने लगा, जहां उनसे मुलाकात हुई महंत अवैद्यनाथ से। कुछ बैठकें, कुछ चर्चाएं, और अजय समझ गए कि उनकी राह कुछ और है। 1993 में बिना किसी को बताए, बिना दोस्तों परिजनों को खबर किए, उन्होंने पढ़ाई छोड़कर गोरखपुर की राह पकड़। घर वालों ने सोचा शायद नौकरी करने गया है, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें अखबार से पता चला कि अजय ने संन्यास ले लिया है। यह खबर सुनकर माँ बाप सीधे ट्रेन पकड़कर गोरखपुर पहुंचे। मठ में उन्होंने अपने बेटे को पहली बार देखा। नया वेश, नया रूप, नया जीवन, और वह उनसे अजय नहीं, योगी आदित्यनाथ बनकर मिले। घर वाले टूट गए थे। आनंद सिंह बिष्ट इतने परेशान हुए कि महंत अवैद्यनाथ से बात की। महंत बोले, आपका बेटा देश और धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता है, उसे रोकिए मत। संघर्ष के बाद परिवार ने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ के रूप में स्वीकार किया। कुछ समय बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अपने घर भिक्षा लेने पहुंचे। परंपरा के अनुसार मां ने कहा, आज मैं खुश हूं, मेरा बेटा जिस राह पर चला है वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। धीरे धीरे योगी महंत अवैद्यनाथ के सबसे भरोसेमंद और समर्पित शिष्य बन गए। गोरखनाथ मठ में रहते हुए उन्होंने हिंदू धर्म, योग, समाज सेवा और राजनीति सब पर गहरी समझ विकसित की। गोरखपुर में उन्होंने धर्म नहीं, मानवता के लिए काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृत संरक्षण, गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों की मदद, सबसे अहम जनता दरबार, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और योगी हर मामले में समाधान ढूंढने की कोशिश करते। इसी वजह से गोरखपुर की जनता उनसे सिर्फ प्रभावित नहीं हुई, बल्कि उन्हें अपना नेता मानने लगी। और यही सफर आगे जाकर उन्हें वहां ले आया, जहां कभी उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि वे पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर 1998 में शुरू हुआ। अपने गुरु के उत्तराधिकारी के रूप में वे पहली बार गोरखपुर से सांसद बने और उस वक्त सिर्फ 26 साल की उम्र में वे पूरे भारत के सबसे युवा सांसद थे। शुरुआत से ही उनकी स्पष्ट आक्रामक विचारधारा सुर्खियों का हिस्सा रही और विवाद उनके कदम कदम के साथी बन गए। सिर्फ 1 साल बाद 1999 में महाराजगंज के पंचरुखिया इलाके में कम्युनल तनाव की स्थिति बनी। एक स्थानीय विवाद के बाद योगी हिंदुओं के समर्थन में वहां पहुंचे। वहीं समाजवादी नेता ताहिर अजीज की कन्वॉय से उनकी गाड़ियां भिड़ गईं। पत्थरबाजी, फायरिंग शुरू हुई और इस अराजकता में ताहिर अजीज के सुरक्षा गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाली गई। उनके खिलाफ
केस दर्ज हुआ, लेकिन महंत अवैधनाथ के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया। इसके बाद विवादों की श्रृंखला और लंबी होती चली गई। साल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की और उनके विरोधियों ने इसे कम्युनल एजेंडा कहकर आलोचना की। लव जिहाद के मुद्दे पर उनके बयान, घर वापसी कार्यक्रम में शामिल होना और साल 2007 में एक युवक की मौत के बाद दिया गया उनका उग्र भाषण, इन सब ने मिलकर उनकी पहचान एक हार्डलाइन हिंदू नेता के तौर पर बना दी। कई भाषणों में उनके तीखे कथन मीडिया की सुर्खियां बने। कुछ लोगों ने उन्हें गलत माना, कुछ ने कहा योगी वही बोलते हैं जो बहुत लोग मन में रखते हैं पर कह नहीं पाते। इन बयानों ने भले विवाद बढ़ाए हों, लेकिन उन्होंने योगी की एक कठोर, दृढ़ और न झुकने वाली छवि तैयार की, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश में उनकी कार्यशैली की एक ठोस दिशा बनी। जब 2017 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने तरह तरह के शीर्षक छापे। हिंदू हार्डलाइनर, हिंदू प्रीस्ट टर्न्ड सीएम, आरएसएस बैक्ड फायर ब्रांड, राम मंदिर पर फोकस करने वाला मुख्यमंत्री इत्यादि। बाहरी दुनिया में उनकी इमेज और भी कठोर हो गई थी, पर भीतर उत्तर प्रदेश के करोड़ों हिंदुओं में इसके उलट प्रभाव हुआ। सालों से जातियों में बंटी जनता पहली बार एक साझा पहचान के रूप में जुड़ने लगी, हिंदू के रूप में, न कि जातियों के रूप में। पहले यूपी में जो भी सरकार आती, एक जाति आगे बाकी पीछे, अगली सरकार आती, पुरानी जाति पीछे, नई जाति आगे। यही चक्र प्रदेश को बार बार वहीं पीछे ले जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि, चाहे वह कठोर क्यों न रही हो, कई लोगों को पहली बार जातियों से हटकर एकजुट होने का एहसास दे गई। इस यूनिटी ने यूपी की राजनीति को नई दिशा दी। एक वक्त था जब लोग मैं यूपी से हूं कहने से बचते थे। बाहर के राज्यों में यूपी 3 पिछले 6-7 सालों में उद्योग, निवेश, बिजनेस सबका रुख बदल गया। अब वेस्टर्न यूपी ही नहीं, वाराणसी पूर्वांचल तक ग्रोथ पहुंच चुकी है। स्टारबक्स, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स जो कभी बड़े मेट्रो शहरों में मिलते थे, आज छोटे छोटे यूपी शहरों में खुले दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले ऑनलाइन डिलीवरी तक नहीं होती थी क्योंकि चोरी का डर होता था, आज वहां मल्टीनेशनल 100 कंपनियां स्टोर खोल रही हैं। ये सिर्फ भावना नहीं, अंक भी यही कहते हैं। 2017 से 2020 के बीच एफडीआई में 21% बढ़ोतरी दर्ज हुई और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था राज्य का नेतृत्व कैसा दिखता है और जनता अपने नेता की सोच से कितना आत्मविश्वास महसूस करती है। पुराने समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र मायावती, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गजों के इर्द गिर्द घूमता था। कागजों में विकास की बातें थीं, पर हकीकत में फायदा पहले अपने लोगों को मिलता था, राज्य बाद में आता था। यही वह जगह है जहां कहानी मोड़ लेती है और योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व यूपी का चेहरा बदलने लगता है। जिस उत्तर प्रदेश में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही थी, उसी प्रदेश में नेताओं के लिए आलीशान बंगले, चमचमाती गाड़ियां और विलासिता के खर्चे का प्रस्ताव रखा जा रहा था। लोग हंसकर कहते, ये प्रदेश चलाने आए हैं या मौज मस्ती की हवेली बनाने। पर जब यही प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ के सामने आया तो उन्होंने इसे उसी वक्त ठुकरा दिया। इसके उलट जब अखिलेश यादव को सीएम आवास और गाड़ियों की लिस्ट दिखाई गई थी तो उन्होंने कहा था, ठीक है, एक नहीं 2 नई कारें खरीद लो। मायावती ने भी कुछ ऐसा ही किया था, मेरी कार बदली है, 2 नई गाड़ियां मंगवा लो। लेकिन योगी आदित्यनाथ का रुख बिल्कुल अलग था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि 1981 के एक पुराने कानून, उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते और विविध अधिनियम में एक बेहद अजीब नियम है। सीएम और सभी मंत्रियों का इनकम टैक्स राज्य सरकार भरेगी, मतलब नेताओं का टैक्स भी जनता के टैक्स से भरा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस कानून को संशोधित करवाया। विधानसभा में उन्होंने साफ कहा, जब 4th क्लास कर्मचारी अपना टैक्स खुद भर रहा है तो एक मंत्री क्यों नहीं भर सकता? मेरे ऑफिस बॉयज टैक्स भरते हैं तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव भी अपना टैक्स खुद भरेंगे। सरकार किसी नेता का टैक्स नहीं भरेगी। उस पल के बाद पहली बार जनता को लगा, ये आदमी पहले जनता को रखता है, फिर खुद को। और सबसे अहम, लोगों को कई दशकों बाद एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार दिखाई देने लगी, क्योंकि इससे पहले यूपी की राजनीति परिवारवाद, जातिवाद और सत्ता के खेल में उलझी रहती थी। एसपी और बीएसपी के दौर में यह इतना आम था कि जनता भी मान चुकी थी, सरकार आएगी, जाति बदलेगी, काम नहीं। अब सवाल बड़ा था, कैसे योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 5 से 7 साल में एक ऐसे प्रदेश को बदल दिया जहां गरीबी, गुंडाराज, भ्रष्टाचार और अशिक्षा का साया गहरा था। इस बदलाव को समझने के लिए 3 बड़े स्तंभों को समझना जरूरी है।
क्राइम पर जीरो टॉलरेंस, बिजनेस फ्रेंडली माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर की नई रीढ़। सबसे पहले बात गुंडाराज खत्म करने की। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही साफ घोषणा की, अपराध और अपराधियों से सरकार जीरो टॉलरेंस रखेगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक सख्त नींव थी। गुंडागर्दी, धार्मिक तनाव, छेड़छाड़, हर अपराध पर बेबाक कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने एक एक माफिया ग्रुप की सूची तैयार करवाई। उनका नाम, नेटवर्क, कमाई के सोर्स, टेरिटरी, सब कुछ लिखकर सार्वजनिक किया गया। बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। करीब 62 बड़े माफिया नेटवर्क को क्लोज मॉनिटरिंग में रखा गया। दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कड़ी चार्जशीट दाखिल की गई और गवाहों को सुरक्षा देने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां वे बिना डर अपनी बात कह सकें। पहले पुलिसकर्मी डरते थे, अगर किसी माफिया पर एक्शन किया तो भुगतना हमें पड़ेगा, लेकिन योगी ने पुलिस को खुली छूट दी। कानून लागू करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यही वह पल था जब पुलिस का मनोबल आसमान पर पहुंच गया। साल 2022 तक लोग उन्हें बुलडोजर बाबा कहने लगे। कारण, माफियाओं की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा था और जो भागते उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती। धीरे धीरे यूपी की सड़कों पर यह संदेश फैल गया, अब यहां अपराध करके बच पाना नामुमकिन है। और यह सिर्फ कानून व्यवस्था में सुधार नहीं था, यह उत्तर प्रदेश की कहानी का टर्निंग पॉइंट था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2023 तक उत्तर प्रदेश में 183 खतरनाक अपराधियों को ढेर किया गया और 23,300 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इनमें विकास दुबे और असद अहमद जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये लाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद हर एनकाउंटर, हर गिरफ्तारी पर एक ही मजाक चलता, हमें फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। उत्तर प्रदेश में एक और दिलचस्प बात भी चलने लगी, एक फोन कॉल का डर। सुबह 9 से 11 के बीच किसी भी अधिकारी का फोन बजे तो दिल धक से रह जाता, क्योंकि उधर से आवाज आ सकती थी, मुख्यमंत्री योगी बोल रहा हूं, आपके जिले में हालात कैसे हैं। यह सीधा कनेक्शन ही वह चीज थी जिसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को चौकन्ना कर दिया। पुलिस की ताकत को भी दोगुना कर दिया गया। पहले जहां मदद पहुंचने में वक्त लगता था, अब पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर होती थी। दुबई पुलिस ने एक इंटरनेशनल इवेंट किया। दुनिया की 500 पुलिस फोर्सेस ने रिस्पॉन्स टाइम प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीसरा स्थान हासिल किया। उनका रिस्पॉन्स टाइम 30 मिनट से घटकर सिर्फ 7-8 मिनट रह गया। लोग हैरान थे। ब्लिंक करते ही यूपी पुलिस पहुंच जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शक्ति शुरू हुआ। लफंगों और मंचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई गई और आज यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कन्विक्शन रेट 70.8% है, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 25% है। जैसे जैसे कानून व्यवस्था ठीक होती गई, वैसे वैसे बिजनेस के दरवाजे खुलने लगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 2018 में 12वें नंबर पर था और सिर्फ 2 साल में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। इस दौरान कई नई योजनाएं शुरू हुई। सबसे सफल रही ऑडियोपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये योजना असल में यूपी के हर जिले के पारंपरिक व्यवसाय को इंटरनेशनल लेवल तक उठाने का मिशन थी। बनारस की साड़ियां, अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क, आगरा के लेदर प्रोडक्ट्स। सरकार ने हर जिले में लोकल कारीगरों को पहचान, मार्केट, फाइनेंस, मशीनें, ट्रेनिंग और इंटरनेशनल प्रदर्शनियों का मौका दिया। इसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि बाकी राज्य भी ऑडियोपी मॉडल अपनाने लगे। इसके साथ ही शराब की नीति को मॉडर्नाइज किया गया, जो पहले कुछ गिने चुने लोगों की मोनोपोली थी। रेवेन्यू में भारी बढ़ोतरी हुई। सबसे बड़ा बदलाव आया सड़कों में। जहां आजादी के 70 सालों में यूपी में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बना था, वहीं सिर्फ 6 सालों में 13 एक्सप्रेसवे तैयार कर दिए गए, जो मिलकर 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैलते हैं। इसका असर बहुत दिखा। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, वह अमीर इसलिए है क्योंकि वहां अच्छी सड़कें हैं। योगी आदित्यनाथ ने यही सोच उत्तर प्रदेश में लागू कर दी और ये परियोजनाएं यहीं नहीं रुक रही। अगले कुछ वर्षों में यूपी में RRTS, रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम, तेज रफ्तार इंटरसिटी कनेक्टिविटी की क्रांति लाने वाली है। मेरठ दिल्ली का RRTS तो लगभग तैयार ही है। इन सबका एक दूसरे से गहरा संबंध है।
पहले कानून ठीक हुआ तो बिजनेस आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, और इंफ्रास्ट्रक्चर ने अरबों रुपए की धार्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्था को और बढ़ाया। भारत में मंदिर टूरिज्म अकेले 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, जो देश की जीडीपी का 2.32% देती है। और उत्तर प्रदेश राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और मथुरा कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ इस पूरी धार्मिक अर्थव्यवस्था का केंद्र बनता जा रहा है। भारत में धार्मिक स्थल और त्योहार, तिरुपति मंदिर, गणेश विसर्जन, कांवड़ यात्रा, इन सब का योगदान देश की धार्मिक अर्थव्यवस्था को विशाल रूप देता है। हम अयोध्या का विकास करेंगे, ब्रज तीर्थ का विकास करेंगे, मथुरा वृंदावन का विकास करेंगे, काशी का विकास करेंगे, सुख तीर्थ का विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश इतनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत रखता है कि आज इसे भारत के सबसे बड़े रिलीजियस टूरिज्म हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसी दिशा में 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य है अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर और बाकी पवित्र स्थलों का वैश्विक दर्जा बढ़ाना। धार्मिक पर्यटकों की इस बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए यूपी में एयरपोर्ट्स का नेटवर्क भी जोर शोर से बढ़ाया गया। जहां 2017 से पहले सिर्फ 2 हवाई अड्डे काम करते थे, आज सिर्फ 7 सालों में 20 एयरपोर्ट्स तैयार हो चुके हैं, जिनमें 15 चालू और बाकी निर्माणाधीन हैं। पहले छोटे शहरों से उड़ान लेना सपने जैसा था, अब पूरी स्टेट में आसमान खुल गया है। इसके साथ एक और बेहद महत्वाकांक्षी योजना, वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी। खबर यही है कि फिल्म जगत को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। जी हां, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बन सकती है नई फिल्म सिटी। मुख्यमंत्री ने इस कार्य योजना पर काम करने के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इस फिल्म सिटी का प्रस्ताव पहले भी रखा गया था, अखिलेश यादव की सरकार के समय, लेकिन जैसा पहले कई प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ, वही बात, फाइलें चलती रहीं, काम रुका रहा। वास्तव में यूपी में कई बड़े प्रोजेक्ट, राम मंदिर से लेकर मेगा हाईवे, फिल्म सिटी से लेकर एयरपोर्ट, सालों तक सिर्फ फाइलों में पड़े रहे, क्योंकि प्रदेश में वह माहौल ही नहीं था जो प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सके। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वो सारी फाइलें टेबल से उठी, काम शुरू हुआ और आज कई प्रोजेक्ट पूरा होकर जमीन पर चमकते दिखते हैं। यही वह बड़ा कारण है कि इतने छोटे वक्त में वे वह कर पाए जो कई दशकों में कोई सरकार पूरा नहीं कर पाई। इन सब के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है, योगी आदित्यनाथ का सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तालमेल। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का एक जैसा विजन होना यूपी के प्रोजेक्ट्स को टॉप टू बॉटम सपोर्ट देता है। एक सी सोच, एक सी प्राथमिकता और एक सी विकास यात्रा। और आखिर में समझने वाली एक बात, यह मजाक नहीं है कि सिर्फ कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इतना लंबा सफर तय किया है। सोचिए, जो राज्य दशकों तक जाति राजनीति, परिवार राजनीति और साइकिल हाथी वाली लड़ाइयों में फंसा रहा, जहां लोगों को मैं यूपी से हूं कहने में शर्म आती थी, जहां पहचान सिर्फ गरीबी, गुंडा राज और पिछड़ापन थी, आज वही राज्य अपनी प्रगति, सड़कों, एयरपोर्ट्स, मंदिरों, उद्योगों, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्थिरता के लिए पहचाना जा रहा है। और इससे ज्यादा प्रेरणादायक क्या होगा कि लोगों की पहचान, उनकी खुद की कीमत, उनका आत्मविश्वास सब बढ़ा है। अगर इतने कम सालों में इतना कुछ हो सकता है, तो आगे आने वाले वक्त में यूपी कितना आगे जाएगा, कितना बदलेगा, कितना चमकेगा, यह सोचकर ही रोमांच होता है। और अब सवाल, आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं कि यूपी की असली उड़ान कहां तक जाएगी? नीचे कमेंट में बताएं। यहां तक आ गए हो तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर पूरी रिवीलिंग आइज प्लेलिस्ट है, ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानियों से भरी हुई। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना नजरिया लिखें और मिलते हैं अगले एपिसोड में।